दिस इज मित्रजीत। आज हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जिस तरह से मैं आपके फाइनेंस लेन देन पैसे कौड़ी के बारे में आपके ध्यान को आकृष्ट करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया कि किस तरह से एक आदमी को अपने पैसे का प्रबंधन करना चाहिए, और अगर पैसे का प्रबंधन नहीं हो पाता है तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, और यदि होता है तब क्या हो सकता है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अ, जब ऐसा समय आ जाता है कि आपको कहीं से लोन लेने की आवश्यकता महसूस होने लगती है और लोन लेने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का लोन हो, वो हाउस लोन हो सकता है, वो पर्सनल लोन हो सकता है, वो ट्रैवल लोन हो सकता है, वो कोई फेस्टिव लोन हो सकता है, या कि जिस तरह का भी लोन हो सकता है। तो लोन जब आप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानी है जिसको आप अगर ध्यान रखें तो लोन लेने के बाद आपका सुखी जीवन होगा और उस लोन को आप भली भांति चुकता कर पाएंगे। ये बात सुनने में सामान्य सा लगता है, लेकिन और सामान्य है नहीं। और मैं जानता हूँ कि ये बात सभी लोग जानते भी हैं, मैं कोई नई बात बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं और किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए उसका भी पहल नहीं करते हैं। तो मेरा छोटा सा उद्देश्य ये है कि आप इन बिंदुओं पे ध्यान दें, और उस पर यदि आपका ध्यान रहेगा तो उसका लाभ आप ही को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सामान्य सी बात अगर है कि लोन लेना है तो सबसे पहले कि लोन चटपट ना लें, तुरंत नहीं लें। अगर आपको अगले महीने लोन लेना है या उसके अगले महीने लेना है तो आप उसकी तैयारी शुरू करें। लोन चटपट ना लेकर के उसकी तैयारी करके लेने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो तैयारी में क्या क्या करना है? तैयारी में सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने पूरे महीने की या साल भर की आपकी इनकम को ठीक से लिख लेना है कि हमारे विभिन्न स्रोतों से क्या क्या इनकम है, कहाँ कहाँ से मेरे घर में पैसे आते हैं। और फिर जब ये पता चल जाए कि ये पैसा हमारे पास आता है तो फिर ये कैलकुलेट करें कि जो लोन हम ले रहे हैं उस लोन का ईएमआई कितना आएगा महीने में। तो ये भी दो दो बात पता कर ले। और ये वहाँ ध्यान रखने वाली जो मुख्य बात है वो ये है कि उस लोन में आपका जो ईएमआई का पैसा हो और जो आपका इनकम हो वो मैक्सिमम 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सी बात अगर उदाहरण के रूप में हम आपको समझाने का कोशिश करें कि मान लीजिए कि आपके महीने की इनकम 80,000 रुपया है और साल का इनकम 7 से 8 लाख रुपया है। ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपका जो ईएमआई का लोन अमाउंट हो वो 80,000 रुपये के 20%, यानी कि 16,000 रुपये महीने से ज़्यादा कतई नहीं। यह एक बॉर्डर लाइन है जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। और यदि आप इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 80,000 रुपये अर्न करने वाला व्यक्ति अगर 40,000 50,000 का अगर लोन ईएमआई वाली लोन ले लेता है तो उसको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो 20%, यदि यह प्रतिशत 12 से 15% में भी काम चल जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये पहला बात सबसे पहले तो ध्यान रखने की बात हुआ कि आप इस चीज को ध्यान रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं या कोई आपके घर आता है तो आप उस लोन का विभिन्न दूसरे जो अलग अलग बैंक्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से तुलना करके देखें कि जो मैं लोन लेने जा रहा हूँ वो लोन कहीं क्या हमको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। देखें,
और ये बहुत आसान है। यदि आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे एक क्लिक अगर करेंगे गूगल पे कि भाई हमें दिखा दीजिए कि कहाँ कहाँ लोन का क्या परसेंटेज है, तो आप उसको देख सकेंगे। हाँ, वहाँ दिक्कत क्या होता है कि महंगे लोन, महंगे इंटरेस्ट के लोन जो होते हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, और जो सस्ते होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ता है। तो क्या हर्ज है अगर थोड़ा सा आप परिश्रम कर लिए और थोड़ा सा आप ध्यान दे करके लोन ले लिए, तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोन, अभी मैं पर्सनल लोन की अगर बात उठाऊं तो 30% 35% तक जो है वो बैंक लोन के इंटरेस्ट लेते हैं, और वही पर्सनल लोन कोई कोई बैंक में 8 से 10% में उपलब्ध है। अब आप समझ रहे हैं कि 20% का अंतर है ये इंटरेस्ट का। ये 20% बहुत होता है लोन में, जब आप 10 साल 15 साल 8 साल 5 साल देते हैं तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। हम आपको एक स्लाइड में ले जाते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास ये रिसेंट स्लाइड डेटा है, ये अभी जो चल रहा है वो डेटा है, और वो डेटा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना अंतर होता है अलग अलग कंपनियों में। तो आइए इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, हमने डेटा इसको लिखा है कि अभी अगर रेट देखा जाए पर्सनल लोन का, तो HDFC बैंक में 10.5% से लेके 21% तक ब्याज का दर है। आपने देखा, और उसमें केवल ब्याज दर ही नहीं है, एक प्रोसेसिंग चार्ज भी आपको 2.5% के आसपास लगेगा, है ना। तो यदि आपने 10 लाख का लोन ले लिया तो 25,000 रुपये आपके इंस्टेंट आपके कट जाएंगे, और वो आपको लगेगा। इस चीज को ध्यान रखें। वहीं आप यदि और भी अगर नीचे डेटा में हम आते हैं तो हम देखते क्या है कि यस बैंक जो है वो 10% से 16% के रूप में दे रहा है। अगर सिटी बैंक की बात करें तो 9.99% से लेकर के और 16.4% के रूप में दे रहा है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। एक्सिस बैंक की मैं बात करूं तो 12 से 21% दे रहा है। और तो इसी तरह से अगर हमको डेटा देखने से पता चल रहा है, तो चलिए हम थोड़ा सा एक हाईएस्ट और एक लोवेस्ट की बात करें। यहाँ आप ये देख रहे हैं, एक बैंक है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक में मैं देख रहा हूँ कि 10.49% से लेके 31.50, आप समझ लीजिए 30% 31% आपको यहाँ ब्याज दर देना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, 3% यहाँ इनके साथ चार्ज भी है। तो ऑन वार्ड्स है, यानी 3% से कुछ ज्यादा ही होगा। तो वही पर्सनल लोन यहाँ तरह तरह के हैं, एक 30% ले रहे हैं। और यदि नीचे हम जा करके डेटा देखते हैं तो आप देखेंगे, स्टेट बैंक की बात करूं तो वही परसेंटेज जो है वो 9 से 15% के बीच का है। और अगर और मैं बात करूं, वही अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 10.5% से 12.5% के बीच में है। कितना सारा अंतर है आप देख सकते हैं इस चीज को। अगर मैं IDBI की बात करूं तो 8% से 10%, 11% के आसपास है। कितना डिफरेंस है दोनों में। तो यदि हम ये नहीं देखे और यदि हमने इसको चेक नहीं किया और हम लोन ले लिए, तो हमको कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको देखने से, इसको देखना बड़ी बात है, इसको लोग देख नहीं पाते हैं। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक देखिए, एक पर्सनल लोन दे रहा है जो 7.90% है, यानी केवल 8% है ना। तो 8%, 9%, 10% में चीजें उपलब्ध हैं। इसके प्रोसेसिंग चार्ज भी 1% है। तो इस तरह का जब लोन आपको लेना हो तो आप तुलना जरूर करें कि कहाँ हमें लोन सस्ता मिल रहा है, और जहां आपको अच्छा सस्ता मिल रहा है आप उस इंस्टीट्यूट से, उस बैंक से जाकर के संपर्क करें और अपनी बात रखें। सभी बैंक, सभी इंस्टीट्यूशन आजकल लोन देने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर मैं दूसरा एक डेटा ले लूं, अगर हाउस लोन की मैं बात कर लूं, तो हाउस लोन, होम लोन में भी वही स्थिति है। होम लोन में अगर देखेंगे तो अभी रिसेंट जो डेटा है इंडिया बुल होम्स का, मैं डेटा देख रहा हूँ कि 7.60% से लेकर के आगे है। तो लगभग लगभग 7.5%, 8% से शुरू होता है इसका। और अगर उसी जगह पे हम एक IDFC की बात करते हैं, एक होम लोन ये भी देता है, सो 6.5% ऑनवर्ड से।
तो यहाँ जाहिर सा बात है कि आप देखेंगे कि लगभग 1.5% 2% का अंतर यहीं पड़ जाता है। होम लोन में लोग ज्यादा पैसे लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इस तरह के पैसे लेते हैं, और उसका 1% भी 1 लाख होता है। आप और आपको एक बार वो नहीं देना है, आपको अगले 20-30 साल देना है। तो आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया। तो ये कंपैरिजन जरूर करें, जिस तरह का भी लोन लेना हो तो उसमें एक कंपैरिजन बहुत आवश्यक है। हम अलग अलग बैंकों का देख रहे हैं तो आपको काफी फर्क पड़ेगा, थोड़ा बड़ा फर्क नहीं है। वही कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ देख रहे हैं कि 7% से लेके 7.6% का इनका इंटरेस्ट रेट है। ये अलग अलग टर्म्स अलग अलग पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इंस्टेंटली इतना तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह के ये है। ये काफी अंतर भरा हुआ, काफी डिफरेंसेस हैं। तो आप तुलना करें पहले और देखें कि कहाँ लोन सस्ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक फैक्टर है कि जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे एक इंश्योरेंस करने के लिए भी कहते हैं। वो इंश्योरेंस लॉन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस होता है, जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है। तो वहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि अगर पहले ही आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और आपके पास पर्याप्त सुरक्षा है, तो उनको आप वो पेपर दिखाएं और कहें कि हमारे पास पहले से ही सुरक्षा है, हमें लोन इस तरह के इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके पास नहीं है तो आप वहाँ कोई भारी भरकम कोई इंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान इस तरह का नहीं लें, उसके प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप बेहतर ये होगा कि आप वहाँ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस शामिल करें या प्योर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस वहाँ से शामिल करें। उसके प्रीमियम बनिस्पत काफ़ी कम होते हैं और वो बिल्कुल निग्लिजिबल प्रीमियम पे आपको वहाँ इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है। हाँ, एक बात है कि आप जब कोई लोन ले रहे हैं तो आप इंश्योरेंस जरूर लें, वो आपके लिए ही होता है, ताकि किसी कारण से यदि आप अनुपस्थित हो जाए अपने फैमिली से तो वो प्रॉपर्टी आपका सुरक्षित रहे और आपके परिवार वालों का रहे, वह कोई जब्त नहीं कर ले, वह बैंक वापस नहीं ले ले। इसके लिए इंश्योरेंस भी वहाँ आवश्यक है। तो हमने मोटे मोटे 3-4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अगर ये 4-5 बिंदु भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो लोन में आपको आपके लोन लेने के तरीके और लोन के बाद का जीवन में बहुत आसमान जमीन का अंतर आ जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान में रखें, मुझे आशा है कि आप ध्यान में रखेंगे और इसी तरह के चीज़ें आपके ध्यान में मैं लाता रहूँगा। और हो सके तो आप मेरे चैनल पे फिर वापस आए और मैं वीडियो भी डालते रहूँगा इसी तरह का, ताकि आप में एक अवेयरनेस बना रहे। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करते जाएं इस चैनल को, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम और चीज़ों को खोज खोज कर आपके लिए प्रस्तुत करें। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। खुश रहें और सबों को खुश रखें। गुड बाय।